गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक कृतिका के फर्स्ट चैप्टर का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। जिसमें पहला शब्द है पनाह, जिसका अर्थ होगा शरण या आड़। दूसरा शब्द है परती, जिसका अर्थ होता है वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो। तीसरा शब्द है विभीषिका, जिसका अर्थ होता है भयंकरता। चौथा शब्द है पलावित, जिसका अर्थ होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो या फिर जो जल में डूब गया हो। पांचवा शब्द है अनवरत, जिसका अर्थ होता है निरंतर या लगातार। छठा शब्द है अनर्गल, जिसका अर्थ होता है बेतुकी या विचारहीन या मनमानी। सातवां शब्द है अनगढ़, जिसका अर्थ होता है बेडौल या टेढ़ा मेढ़ा। आठवां शब्द है स्वगोक्ति, जिसका अर्थ होता है अपने आप में कुछ बोलना। नौवां शब्द है अस्फुट, जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट। 10वां शब्द है गैरिक, जिसका अर्थ होता है गेरुए रंग का। 11वां शब्द है आच्छादित, जिसका अर्थ होता है ढका हुआ। 12वां शब्द है उत्कर्ण, जिसका अर्थ होता है सुनने को उत्सुक। 13वां शब्द है आसन, जिसका अर्थ होता है पास आया हुआ। 14वां शब्द है धनुष कोटि, जिसका अर्थ होता है एक स्थान का नाम। 15वां शब्द है मुसहरी, जिसका अर्थ होता है एक जाति आदिवासी जो दोने पत्तलें आदि बनाने का काम करती है। 16वां शब्द है बलवाही, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का लोक नृत्य। 17वां शब्द है एग्जिबिशनिज्म, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शनवाद। 18वां शब्द है आसन प्रसवा, जिसका अर्थ होता है जिसे आज कल में ही बच्चा होने वाला हो। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका उत्तर होगा बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव ना झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। अब इसका दूसरा प्रश्न है बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसका उत्तर होगा मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख एवं पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। अब इसका तीसरा प्रश्न है सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसका उत्तर होगा सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। अब इसका चौथा प्रश्न है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर होगा बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने ना जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरह जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। अब इसका पांचवा प्रश्न है आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर होगा आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला बिंदु है
आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। दूसरा बिंदु है आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। तीसरा बिंदु है आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयं सेवक दल तैयार किए जाएं। चौथा बिंदु है जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। अब इसका छठा प्रश्न है ई, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इसका उत्तर होगा उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। अब इसका सातवां प्रश्न है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। इसका उत्तर होगा उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थीं, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। अब इसका आठवां प्रश्न है जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इसका उत्तर होगा जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे रोजमर्रा की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर लीं ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। अब इसका नौवां प्रश्न है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। इसका उत्तर होगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिस, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। अब इसका 10वां प्रश्न है नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों के किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। इसका उत्तर होगा नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। अब इसका 11वें नंबर का प्रश्न है अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा। इसका उत्तर होगा कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सकें। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपर्युक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। अब इसका 12वें नंबर का प्रश्न है आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को भी बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड
इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया और आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। अब इसका 13वें नंबर का प्रश्न है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूब चुका था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपना जो प्रलयकारी रूप धरा वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तरों, दुकानों और काम के स्थानों में फंसे के फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में ना जाने कितनी जानें गईं और देश की इस आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।